अच्छा, क्या करने वाले हैं हम लोग? हाउस प्रॉपर्टी ना। तो देख, हाउस प्रॉपर्टी में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। बोला हुआ है एम सिंह इज द ओनर ऑफ 2 हाउसेस। कितने हाउसेस है उसके पास? 2 हाउसेस है। हाउस नंबर 1 इज लेट आउट एंड हाउस नंबर 2 इज यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंस। मतलब एक घर है भाड़े पे दिया है और एक घर क्या किया है, सेल्फ ऑक्युपाइड किया है। जनरली एनबीयू के एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा, कभी भी एक घर का क्वेश्चन नहीं आता है, 2 घर या 3 घर का क्वेश्चन आता है। ठीक, तो जब हमारा यहाँ पे एक घर लेट आउट है और एक सेल्फ ऑक्युपाइड है, दोनों का फॉर्मेट अलग है। ठीक है, लेट आउट का फॉर्मेट अलग है, सेल्फ ऑक्युपाइड का फॉर्मेट अलग है। लेट आउट घर में हमें क्या, कहां से स्टार्ट करना होता है? जीएवी से स्टार्ट करना होता है। बट सेल्फ ऑक्युपाइड घर में कहां से स्टार्ट करना होता है? एनएवी से स्टार्ट करना पड़ता है। और एनएवी क्या होता है? नील होता है। बहुत अच्छे। अब the following particulars are available in respect of these houses for the year 23-24। हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24। हाउस नंबर 1 दिया है, हाउस नंबर 2 दिया है। पहले दिया हुआ है कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन। कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का डेट दिया हुआ है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन का डेट अभी कोई यूज नहीं है उसका, बाद में चल के उस डेट का भी काम आएगा। ठीक है, बाद में मतलब कब? जब क्वेश्चन में एक लाइन में बोल रहा हूं, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोल रहा हूं। अगर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर बोल दे तो फिर उस डेट का यूज होता है, अदरवाइज हम लोग उसको अभी छोड़ के रखेंगे। ठीक है, जब बाद में मैं कराऊंगा थोड़े 1-2 क्लास के बाद उस डेट का भी यूज होगा, तो अभी छोड़ देते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू दोनों घर का दे दिया है, म्युनिसिपल टैक्स दोनों घर का दे दिया है। फर्स्ट घर का रेंट रिसिप्ट दिया है, सेकंड घर का नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया सेकंड घर का? क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड है। फिर क्या दिया है? फेयर रेंट दिया हुआ है, कितना? 2,04,000 और 2,28,000। इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया है 31,900 और दूसरा बोला है 1,85,000। अब कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एम सेन फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 ऑन द एजम्पशन दैट नंबर ए ही हैज एक्सरसाइज्ड ऑप्शन फॉर नॉर्मल स्कीम ऑफ टैक्सेशन। नॉर्मल स्कीम ऑफ टैक्सेशन। और दूसरा बोला हुआ है ही हैज नॉट एक्सरसाइज्ड ऑप्शन फॉर नॉर्मल स्कीम ऑफ टैक्सेशन। ब्रैकेट में लिखा है सेक्शन 115 बीएससी। क्या है बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब 2 बार इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कराना है, एक बार नॉर्मल स्कीम से करना है और एक बार 115 बीएससी क्या एप्लीकेबल के हिसाब से करना है। ठीक है, तो 115 बीएससी क्या है ये भी हम लोग बाद में काम करेंगे। 115 बीएससी का इंपैक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन पे होता है। ठीक है, उसको छोड़ के और कहीं पे इसका इंपैक्ट नहीं होता है। ठीक है, 115 बीएससी का इंपैक्ट कहां होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन पे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले जो भी कहानी है, सारे कहानी सेम टू सेम चलेंगे। पेज नंबर 307 में जा, कहां भटक रही है? ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फिर नीचे ना एक और लाइन दिया हुआ है, देखो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट on loan in respect of house number 2 amounts to rupees 4,85,000 और loan taken on May 12, 2016। देखिए यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो ये सब इंटरेस्ट से रिलेटेड है। जब हम लोग इंटरेस्ट वाले पोर्शन में पहुंचेंगे सॉल्व करते वक्त, तब मैं समझाऊंगा। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं। एक घर लेट आउट है, दूसरा घर सेल्फ ऑक्युपाइड है। तो सबसे पहले क्या कर ले, क्या लिख ले? सबसे पहले लिखते हैं कॉम्पुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लिखा। एसएससी कौन है? मिस्टर एम सेन। रेसिडेंशियल स्टेटस क्या लिखेंगे? रेसिडेंट और ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। उसके बाद क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर हमारा क्या है? 2023-24। असेसमेंट ईयर क्या है हमारा? 2024-25। अब हम लोग एक फॉर्मेट बना लेते हैं फटाफट। अब फॉर्मेट जब बनाएंगे, जब भी 2 घर होगा तो फॉर्मेट तक 3 कॉलम में बनाओगे तुम लोग। ठीक है, 2 कॉलम में नहीं बना के 3 कॉलम में बनाओगे। ये हम ले लेते हैं
1, 2 और 3। ठीक है, चलिए पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज ले लिया। अब सबसे पहले यहां लिखते हैं हाउस 1। क्या है ये हमारा लेट आउट है। अब लेट आउट है तो कहां से स्टार्ट, पहले हाउस नंबर 1 का आंसर करेंगे, फिर हाउस नंबर 2 का आंसर करेंगे। सिंपल सा कहानी है, ठीक है। तो हाउस नंबर 1 का सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू नहीं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो वर्किंग नोट में जाके इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट, कौन सा केस दिख रहा है तुमको, देयर इज नो वैकेंसी नो अनरियलाइज्ड, मतलब कौन सा केस है, केस नंबर 1 है। अच्छा, केस नंबर 1 है तो कैलकुलेशन ऑफ GAV करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं भी मेट्रो सिटी मेंशन नहीं किया हुआ है। मेट्रो सिटी मेंशन नहीं है मतलब क्या है, ये नॉर्मल सिटी है। मेट्रो सिटी होगा तो बताएगा। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, देख तो 1,80,000। इसको किससे कंपेयर करेंगे, फेयर वैल्यू से। फेयर वैल्यू कितना है दिया है, फेयर वैल्यू दिया है तेरा 2,04,000। दोनों में क्या करेंगे हम लोग, हायर लेंगे। हायर कितना होगा 2,04,000। उसके बाद इसको किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू है क्वेश्चन में, नहीं दिया। क्या लिखेंगे, नॉट अवेलेबल। नील का मतलब होता है जीरो, नील नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ई नंबर में क्या करेंगे, ERV कैसे निकलता था, लोअर बिटवीन C एंड D। कितना है, 2,04,000। अगर हम यहाँ पे नील लिखते हैं, अगर मान लो ये NA की जगह मैंने नील लिखा तो नील इन दोनों में छोटा कौन होगा, नील होगा। तो इसीलिए नील नहीं लिखेंगे। अगर नील लिखोगे तो एक ही बार एग्जामिनर क्या करेगा, काट देगा। इसीलिए इसको NA लिखेंगे। NA का मतलब नॉट अवेलेबल, हमारे पास उसका इंफॉर्मेशन नहीं है। चल, अब क्या करेंगे, एफ नंबर में एनुअल वैल्यू लेंगे। अच्छा, अभी केस नंबर 1 है और क्वेश्चन में एनुअल वैल्यू की जगह क्या दिया हुआ है, रेंट रिसीव्ड। तो मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि एनुअल वैल्यू ही तेरा क्या होगा, रेंट रिसीव्ड होगा, क्योंकि केस नंबर 1 है। तो जो तेरा रेंट रिसीव्ड है, उसी को क्या करेंगे हम लोग, एनुअल वैल्यू लेंगे। सबको ये बात क्लियर है ना। अगर ये केस 2, केस 3, केस 4 होता तो हमको रेंट रिसीव्ड से एनुअल वैल्यू निकालना होता। कितना रुपया, 1,92,000। अब क्या करेंगे, दोनों में क्या लेंगे, हायर। हायर कौन होगा, बिटवीन E एंड F। कितना, 2,04,000। और यही क्या आ जाएगा तेरा, GAV। चल हो गया, डायरेक्टली डाल 2,04,000। लास्ट कॉलम में नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब तुम लोगों को मैं सिंगल हाउस बता रहा था 2 ही कॉलम कर रहे थे ना, तो थर्ड कॉलम को तू लोग भूल जा। पहला 2 कॉलम ही तू लोग का 2 कॉलम है, ठीक। अब यहां से क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स। कितना, 18,000। कुछ क्वेश्चन में कुछ बोला है, पेड हुआ है या नहीं हुआ है ना। अगर हम लोग, तो फिर हम लोग को एजम्पशन लेना पड़ेगा। अगर हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर है तो फिर माइनस होगा। और अगर हम ये एज्यूम करते हैं म्युनिसिपल टैक्स नॉट पेड बाय ओनर है या फिर ड्यू है तो फिर माइनस। अब एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा, तेरे को बताना पड़ेगा। तो नोट नंबर 2 में लिखोगे क्या, इट इज एज्यूम्ड दैट द given municipal tax is paid by owner। ये एग्जामिनर ना तेरा नोट में ढूंढेगा कि तुमने क्या माना, क्योंकि क्वेश्चन में तो साइलेंट है ना, पेड बाय ओनर है या नॉट पेड बाय ओनर है, कुछ नहीं बोला है। तो हम लोग अगर पेड बाय ओनर लेंगे तभी जाके हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। हमारी बात समझ में आ रही है, कितना हुआ माइनस करके, 1,86,000। देख तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू। अब क्या माइनस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन
अंडर सेक्शन 24A कितना 1,86,000 का 30%. ये हमेशा यही होता है, पता है ना, ये हमेशा यही होता है। तो चला तो कैलकुलेटर 55,800. 50 हाँ 55,800. 55,800 चलो 55,800 चल। अब क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 115 BSc का कनेक्शन है किससे? इंटरेस्ट ऑन लोन से, बट सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड घर से रिलेशन है। फिर से बोल रहा हूं, 115 BSc का जो रिलेशन है वो किससे है? लेट आउट से नहीं है। और नीचे देखो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, देखो तो कौन से घर का दिया हुआ है? तो इसका मतलब हाउस वन से भी इसका कोई कनेक्शन नहीं। तो हाउस वन जैसे बनता था वैसे मैंने बना लिया। कितना आया हमारा? 31,900. 31,900। इसका मतलब हमारा टोटल कितना हो गया डिडक्ट होने वाला? 87,700. 87,700 ये डिडक्शन हुआ। माइनस कर तो कितना आ रहा है? 98,300. 98,300। ये बाहर वाले कॉलम में लिखेंगे। मतलब हमारा हाउस नंबर 1 से टोटल इनकम कितना है? 98,300। तो अगर मान लो एक ही घर होता तो इतना तो तुम लोग कर सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास तक किया है। Yes, sir. लेकिन अभी क्या हो गया, हमारे पास 2 घर आ गया, 115 BSc आ गया, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आ गया। ये सब एग्जाम में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और मेट्रो सिटी यही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट में ही झमेला है। और 115 BSc ऑल्सो। चलो अब क्या करेंगे? हाउस नंबर 1 का कंप्लीट। कोई कंफ्यूजन है किसी का? चलो अब क्या करेंगे? हाउस नंबर 2 का। ये हाउस नंबर 1 हुआ, अभी कहते हैं हम लोग हाउस नंबर 2। हाउस 2 का कहां से स्टार्ट करेंगे? नेट एनुअल वैल्यू कितना होगा? नील। उसके बाद क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। ठीक है, अंडर सेक्शन 24B। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पोर्शन कर रहे हैं पता है? ए कर रहे हैं। ए मतलब नॉर्मल Scheme of taxation. स्कीम, SCHEM ये होता है ना, Yes, sir. ऑफ टैक्सेशन। ये रूल हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नॉर्मल स्कीम ऑफ टैक्सेशन कैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है। और नॉर्मल स्कीम ऑफ टैक्सेशन का मतलब होता है, ध्यान से सुनना 115 BSc नॉट एप्लीकेबल। तो क्वेश्चन में बोल सकता है नॉर्मल स्कीम भी बोल सकता है, क्वेश्चन में बोल सकता है 115 BSc नॉट एप्लीकेबल भी बोल सकता है। इसका मतलब ये हमारा हो गया सेक्शन 115 BSc नॉट एप्लीकेबल। अभी दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर एप्लीकेबल होने से क्या होगा? तो मैं जब इसका पार्ट बी सॉल्व करूंगा, बी करके मतलब एप्लीकेबल करके सॉल्व करूंगा, तब मैं बताऊंगा कि 115 BSc एप्लीकेबल होने से क्या होगा। तो एक सेक्शन आया था कोविड के टाइम में, ठीक है, 115 BSc। कोविड के बाद से ही यह सेक्शन है। तो 115 BSc अगर नॉट एप्लीकेबल है तो उसको बोला जाएगा ये नॉर्मल स्कीम है। और जैसे तुम लोग को सिखाते थे, जैसे पहले सिखाया वही है, लेकिन 115 BSc एप्लीकेबल हो जाएगा तो प्रोसेस चेंज होगा। हमारी बात सबको समझ में आ रही है? तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग क्वेश्चन में चेक कर लोगे। क्या चेक करोगे? कि 115 BSc एप्लीकेबल है या नहीं है। तो नॉर्मल स्कीम मतलब नॉट एप्लीकेबल, मतलब जैसे हम लोग पहले करते थे वैसे ही करेंगे। पक्की बात है? कोई कंफ्यूजन किसी का? चल अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन में चलते हैं 3 नंबर में। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B फॉर हाउस नंबर 2। हाउस नंबर 1 में कोई झमेला नहीं था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। हाउस नंबर 1 में कोई झमेला नहीं था, ठीक है। हाउस नंबर 2 में क्या होता है, देखो घर जब हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो घर बनने में एक टाइम लगता है। और घर पहले बनता है ना, लोन पहले लेते हैं, लोन लिए, कुछ दिन तक इंटरेस्ट पे करते रहे, तब जाके घर बना। 2 साल 3 साल तक बनते रहता है, फिर जाके घर कंप्लीट होता है। और जब घर कंप्लीट होगा तब हम बोलेंगे कि ये या तो लेट आउट घर है या फिर
सेल्फ ऑक्युपाइड घर है। अंडर प्रोसेस घर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं बोलता है कि ये लेट आउट है चाहे सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन लोन तो पेड किया होगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का मतलब होता है, मैं प्री कंस्ट्रक्शन को बताने के लिए लाइन बोला, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का इंटरेस्ट। ठीक, हमारी बात समझ में आ रही है? तो हमारा जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन करना होगा, हमें दो चीज लेना होगा, करेंट ईयर इंटरेस्ट लेना होगा और उसमें ऐड करेंगे 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, और ये दोनों को ऐड करने के बाद जो टोटल होगा वो तेरा टोटल इंटरेस्ट होगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन होगा। हमारी बात समझ में आ रही है? अब यहां पे 2-3 सवाल आएगा, सर क्या क्वेश्चन में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट दिया रहेगा? तो दिया हुआ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अभी मैं वो क्वेश्चन को कर रहा हूं जिसमें प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में लास्ट में देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड्स इंटरेस्ट ऑन लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस नंबर 2 अमाउंट्स टू रुपीज 4,85,000। मतलब घर बनने से पहले का इंटरेस्ट कितना है? 4,85,000 है। घर बनने से पहले का इंटरेस्ट मतलब प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ता? निकालना पड़ता, जो आगे के क्वेश्चंस में हम लोग करने वाले हैं। मेरी बात सबको समझ में आई? अच्छा, हाउस नंबर 2 में ही ये काम क्यों किया, हाउस नंबर 1 में क्यों नहीं किया? क्योंकि हाउस नंबर 1 में कोई प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट के बारे में कोई बात नहीं बताया था। अगर बताता तो फिर क्या करना पड़ता? उसका भी करना पड़ता। इज दैट क्लियर? अब सवाल है, सर करेंट इंटरेस्ट कितना है और ये कितना है? तो देखो क्वेश्चन में करेंट इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 1,85,000 मिला। अच्छा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना है? 4,85,000 है टोटल। उसका कितना लेना है? 1/5 कितना? 97,000 टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2,82,000। ये हमारा आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन। अब यहाँ पे एक सवाल आया होगा, सर 1/5 क्या हमेशा करेंगे? तो हाँ, देखो प्री कंस्ट्रक्शन मतलब घर बनने से पहले का इंटरेस्ट। तो सरकार बोलती है कि घर बनने से पहले का जो इंटरेस्ट है वो बहुत बड़ा इंटरेस्ट होगा, बहुत बड़ा इंटरेस्ट होगा। तुम इस पूरा इंटरेस्ट को एक साल में ही नहीं दिखाओगे, तुम इस इंटरेस्ट को 5 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। जैसे मान लो 50,000 का प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट होता है, राउंड फिगर के लिए बता रहा हूं, तो 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, और इसको 5 सालों में करेंट ईयर इंटरेस्ट के साथ लेस करोगे, मतलब करेंट ईयर इंटरेस्ट के साथ ऐड करके फिर दिखाओगे 5 सालों में। मेरा बात समझ में आ रहा है? 5 साल कहां से चालू होगा? जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ होगा वहां से 5 साल। जिस साल में प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट क्या हुआ होगा, सॉरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ होगा। अब बोलोगे सर ये कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं देखता हूं इसका हाउस नंबर 2 का कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड डेट क्या है, बताओ। 31/76/1970। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन कब? 17/6/19। 17/6/19 मतलब कौन सा साल बेटा? 19-20। मतलब कौन सा साल? 19-20। ठीक है, जब भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आ जाएगा तुमको कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड डेट देखना है। जब भी प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आ जाएगा तुमको क्या करना है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड डेट देखना है। याद रहेगा ये बात? चल, तो कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 19-20 में। ठीक है, 19-20 में। तो सरकार क्या बोलती है? गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलती है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि भैया कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का जो टोटल इंटरेस्ट है दैट इज कॉल्ड प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, इसको 1/5 करो, 5 पार्ट में डिवाइड करो। 5 पार्ट में डिवाइड किया तो 97,000 का 5 पोर्शन बन गया। 97,000, 97,000, 97,000, 97,000 और 97,000। इसको तुम दिखाओगे कौन कौन से साल में दिखाओगे? पहले 19-20 में दिखाओगे 97,000, एक पोर्शन गया, काउंट कर। फिर 20-21 में दिखाओगे, फिर 21-22 में दिखाओगे, फिर 22-23 में दिखाओगे, फिर 23-24 कहां गया? 23-24 में दिखाओगे। पक्की बात है? 23
तो इसका मतलब 4 पोर्शन ऑलरेडी दिखाया जा चुका है, एक पोर्शन बचा हुआ। बचा। अब बोलोगे सर एक पोर्शन बचा इसलिए क्या? नहीं, अगर मान लो ये 19-20 के जगह 20-21 में कंप्लीट होता तो क्या कहते? एक बार 1/5 20-21 में दिखाते, एक बार 21-22 एक बार 22-23 एक बार 23-24 एक बार 24-25 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 24-25 और हो गया सर। पांचवा 1 2 3 4 5 हो गया। तो हमको क्या कहता? मेरा साल कौन सा है? हम लोग प्रीवियस ईयर 23-24, तो हमारे साल में तो एक ही पोर्शन आएगा ना। हमारे साल में कितना पोर्शन है? ऐसा नहीं कि सर इसके बाद का एक साल बचा है तो यहाँ पे 2/5 ले लो, नहीं 1/5 ही लेना है। मतलब 97,000 एक बार इस साल में माइनस हुआ होगा, एक बार इस साल लिया गया होगा 97,000, कौन सा वाला? ये वाला। एक बार इस साल लिया गया होगा, एक बार इस साल हम लोग ले रहे हैं, एक बार अगले साल फिर लेना पड़ेगा। तो बोलोगे सर तो फिर चेंज क्या होगा? अगर मान लो ये 19-20 18-19 होता, मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 17/6/19 के जगह 17/6/18 होता, तो कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट होता? 18-19 में। तो एक बार 97,000 18-19 में लेते, एक बार 19-20 में लेते, एक बार 20-21 में, एक बार 21-22 में, एक बार 22-23 में। बोलो सही बात है? तो हमारा प्रीवियस ईयर के लिए कोई प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बचा तो फिर यहां पे 0 लिखना पड़ जाता है। हमारी बात समझे? क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट सिर्फ 5 सालों के लिए ही वैलिड होता है। कौन से साल से स्टार्ट होगा? जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा वहां से। मैंने क्वेश्चन में शुरुआत में नहीं देखा था प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, इसलिए मैं शुरुआत में बता दिया था क्या कि डेट को इग्नोर करो, बट डेट को इसको इग्नोर नहीं करना है, डेट को इग्नोर। तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कब लेना है समझे? अगर वो 5 साल में हमारा 23-24 आ गया तो। जैसे अभी 19-20 में कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब पहला बार माइनस हुआ वो 19-20 में, फिर 20-21 में, फिर 21-22 में, फिर 22-23 में, फिर 23-24 में। मतलब हम लोगों को ये पोर्शन दिखाना है। समझ में आई मेरी बात? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इसमें झमेला कहां होगा बोल? तो ये 4,85,000 जो तेरे को बनाया मिल गया ना खीर, ये खीर नहीं रहेगा, ठीक है? चीनी आटा दाल तो ही नहीं जाता खीर में, क्या जाता है? आटा भी नहीं जाता, चीनी चावल और दूध, ठीक, गैस, ये सब दे देगा छितरा के। बर्तन भी चाहिए, हाँ बेटा, खाने वाला आदमी भी चाहिए, मतलब ये सारा चीज सब छितरा के दे देगा। तेरे को क्या करना है? सारे को एक्यूमुलेट करके पहले टोटल प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालना है, फिर अपना रूल लगाना है। पक्की बात है? हाउस नंबर 1 में झमेला क्यों नहीं हुआ? सर हाउस नंबर 1 में प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है ही नहीं। कोई कंफ्यूजन किसी का? चलिए बहुत अच्छे। अब पहला पार्ट खत्म, पहला पार्ट खत्म। अब क्या सर यहाँ पे 282 दिखा दे? अरे जल्दी बोल, यस और नो? यस सर। वीडियो में आवाज जाना चाहिए, बोल। यस सर। नहीं, नो सर। सेल्फ ऑक्युपाइड घर में एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है? जो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन जो है इसका लिमिट होता है। क्या लिमिट? देखो ये मैं मिटा दे रहा हूं। लिमिट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब यहां पे दिखा माइनस करने का ना एक लिमिट है भाई, इससे ज्यादा आप माइनस नहीं कर सकते हो। कितना? लेट आउट घर में, लेट आउट घर में सर नो लिमिट। मैंने कोई बात किया? कोई बात नहीं किया। यहां 31,900 रहेगा तो भी दिखा दो, 41,900 रहेगा तो भी दिखाओ, 31 करोड़ रहेगा तो भी माइनस कर दो। लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है, जितना रहेगा माइनस कर दो। मतलब उसके साथ अगर प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अगर है ये वाला, वो 1/5 वाला लॉजिक उजिक लगा के अगर टोटल जितना भी आ रहा होगा पूरा यहां पे माइनस हो जाता। कौन सा? लेट आउट घर। लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड घर में एक चक्कर है। क्या चक्कर है? सुन, सेल्फ ऑक्युपाइड घर में जब भी सेल्फ ऑक्युपाइड घर होगा तो 2 कहानी आ जाएगा। एक आएगा 115 BAC नॉट एप्लीकेबल, और एक आ जाएगा 115 BAC एप्लीकेबल। ठीक, सेल्फ ऑक्युपाइड घर में 115 BAC नॉट एप्लीकेबल, 115 BAC एप्लीकेबल। पिछले दिन जो क्वेश्चन का PDF दिया था वो क्लास 11 का था, 12 का था।
12 वालों को 115 बीएससी का कोई लफड़ा देता नहीं है, ठीक है, बट ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर स्टूडेंट को 115 बीएससी का लफड़ा देगा। अब 115 बीएससी एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल का कहानी आ गया। अगर 115, अभी इस क्वेश्चन में भी 2 का ए में बोला है नॉट एप्लीकेबल, नॉर्मल स्कीम, और 2 का बी में क्या बोला है, अगर एप्लीकेबल है तो सेल्फ ऑक्युपाइड घर का हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन नील। मतलब ये कर कुट के अगर 282 भी आया तो भी यहां कितना दिखाओगे, 0 दिखाओगे। बट ये क्वेश्चन क्या 115 बीएससी एप्लीकेबल वाला क्वेश्चन है, ये नॉट एप्लीकेबल वाला क्वेश्चन है। मेरा बात सब समझ में आ रहा है? मतलब अगर मैं इसका 2 का ए के जगह अगर 2 का बी और 115 बीएससी एप्लीकेबल वाला सम्स अगर सॉल्व करता तो मेरे को क्या करना था, यहां 0 डाल देना है, सम्स खत्म हो जाता। ये करने की भी आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी बोल तो, कि सर ऐसे भी 0 ही डालना है, तो कैलकुलेशन करके 282 निकालेंगे तो भी 0 डालेंगे, नहीं निकालेंगे तो भी 0 डालेंगे। बोलो सही बात है? तो क्वेश्चन में 115 बीएससी एप्लीकेबल नॉट एप्लीकेबल ये भी देखना है। तो अभी एप्लीकेबल है या नॉट एप्लीकेबल है? अभी नॉट एप्लीकेबल है। इसका मतलब नॉट एप्लीकेबल का रूल देखना है। अब नॉट एप्लीकेबल का रूल में 2 लिमिट है, 2 लिमिट है। एक लिमिट है 2 लाख का मैक्सिमम लिमिट, है मैक्सिमम, और एक लिमिट है 30,000 का, ये भी मैक्सिमम है। ये दोनों मैक्सिमम। सर 2 मैक्सिमम कैसे होगा? तो बेटा कुछ कंडीशंस बताया है, ए बी सी, कुछ कंडीशंस बताया, 3 कंडीशन। अगर तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो मैक्सिमम लिमिट कितना होगा, 2 लाख। हम लोग 2 लाख तक यहां माइनस कर सकते हैं। इस जगह पे हम लोग कितना तक कर सकते हैं, 2 लाख। और अगर इन तीनों में से कोई एक सेटिस्फाई नहीं किया तो मैक्सिमम हम 30,000 ही माइनस कर सकते हैं। हमारी बात समझ में आई? ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई किया मैक्सिमम कितना माइनस कर सकते हैं, 2 और अगर नहीं हुआ तो 30,000। तो इसका मतलब एक तो बात तो क्लियर है सर, 282 यहां नहीं आएगा क्योंकि 282 लिमिट को क्रॉस कर गया। या तो 2 लाख आएगा या फिर 30,000 आएगा। मतलब हमको क्या करना है, फिर से दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? पहला दिमाग लगाना है, लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1499। लोन 1999 के बाद का होना चाहिए। चेक कर दो क्वेश्चन में, 1999 के बाद लोन लिया था, सबसे लास्ट में दिया है। 2016 में लोन इज टेकन ऑन May 12, 2016 डेट दिया है, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई किया। बहुत अच्छे, कोई कंफ्यूजन? नंबर बी, लोन मस्ट बी टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ओनली। मतलब घर या तो बनाने के लिए लोन लिया होगा या फिर घर खरीदने के लिए लोन लिया होगा। ढूंढो बनाने के लिए। कहां पता चला, कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज किया है तो इसका मतलब बनाने के लिए। अब बोलोगे सर और क्या हो सकता है? इंटीरियर के लिए हो सकता है, एक्सटेंशन के लिए हो सकता है। घर का क्या 2 तल्ला मकान है, 3 तल्ला कर रहे हैं, रिनोवेशन के लिए कर रहे हैं। घर को नॉर्मल घर था टाइल्स मार्बल वाला बना रहे हैं, रिनोवेशन कर रहे हैं। रिपेयर्स के लिए ले सकते हैं, घर बहुत पुराना हो गया, शादी है तो थोड़ा रिपेयरिंग वगैरह कर ले, उसके लिए लोन ले लिया। सब मिलता है बेटा, क्या नहीं मिलता है? ठीक है, ढूंढने से भगवान मिलता है। तो अभी तो हम लोग लोन ही खोज रहे हैं, ये तो कुछ भी मिलता है। तो क्या हुआ, परचेज और कंस्ट्रक्शन। तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड और नॉट? यस सर। बट थर्ड कंडीशन, कंस्ट्रक्शन मस्ट बी completed within 5 years from last day of completion year। जिस साल घर कंप्लीट हुआ है, घर कब कंप्लीट हुआ है? 19-20 में। 19-20 का आखिरी तारीख क्या होगा? हैप्पी न्यू ईयर वाला नहीं, 31 मार्च 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020
20 31 मार्च 2020। तो बोला है जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, सॉरी कंस्ट्रक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ लोन ईयर सॉरी जिस साल लोन कब लिया है 17,619 नहीं 12 में 16 को लोन लिया है। इसका आखिरी डेट कौन होगा 31 मार्च 17। हाँ। इस साल का आखिरी डेट यही होगा। यहां से 5 साल जोड़ प्लस 5 years कर 31 मार्च 22 मतलब घर 5 साल लोन जिस जहां लिया है उस साल का आखिरी डेट से 5 साल काउंट करेंगे। पक्की बात है, वहां से 5 साल काउंट करेंगे 31 मार्च 22। इससे पहले घर बन जाना चाहिए। देखो ढूंढो बन गया सर। बन गया सर। 17 जून 19 को बना है, तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ, तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। इसका मतलब क्या होगा 2 लाख लिख सकते सिंस ऑल 3, ये एग्जाम में मेंशन करना पड़ेगा तेरे को कि कौन सा 3 कंडीशन, ऑल 3 3 कंडीशंस आर satisfied, so max limit is 2 lakh ₹2 लाख। और ये कंडीशंस कौन सा कंडीशन है, कहां से ले जाऊं इसका गाड़ी ले जाता हूं ऐसे करके यहाँ ये 3 कंडीशन, ठीक है। ऑल कंडीशन सेटिस्फाई, एग्जाम में मेंशन करना पड़ेगा तेरे को कौन सा 3 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। तीनों का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ। इसका मैक्सिमम लिमिट कितना होगा 2 लाख। अब ये कितना है 282 है, मैक्सिमम लिमिट कितना है 2 लाख ठीक है। अगर मान लो कोई एक सेटिस्फाई नहीं होता तो 30,000। तो इसका मतलब हम लोग को कौन सा फिगर लेना होता है। अगर मान लो अभी तो 2 लाख है, तो इसका मतलब कितना लेंगे 2 लाख अभी लेंगे 2 लाख। लेकिन अगर मान लो ये कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता, मान लो 5 साल की जगह 6 साल में घर बनता, तो हम लोग को कितना लेना पड़ता मैक्सिमम 30,000। तो 282 और 30,000 कौन सा लेते 30,000 लेते, मैक्सिमम लिमिट 30,000 है। तो फिर यहाँ पे 30,000 डालते। तो अभी कितना आ गया माइनस में 2 लाख। तो बेटा कितना आया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेटा कितना रे 1,17,100 1,17,100 1,01,700 ये नेगेटिव में है ना। हाँ सर। ये आ गया तेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इज दैट क्लियर और नॉट। देख एग्जाम में क्या होता है ना, हाउस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या सोचता है, वो तेरे से कुछ जो बनाने के लिए बोला है तो बना तो दोगे, लेकिन दिमाग में बोलोगे सर ऑल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इसलिए तो तुम कंडीशन अगर नहीं लिखोगे तो तेरे को एक और शॉर्टकट तरीका है, वहां पे मोबाइल नंबर लिख के आना पड़ेगा। एग्जामिनर फोन करेगा, पूछेगा क्या तुम लोग का तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होके 2 लाख लिया है या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होके लिया है। तो कौन सा इजी है, मोबाइल नंबर लिखना नहीं ये लिखना, कंडीशन यही लिखेंगे। हाँ मोबाइल नंबर लिखना, फिर मोबाइल नंबर कहाँ हो जाएगा, ठीक है पक्की बात है। मोबाइल नंबर का जगह वो लोग रजिस्ट्रेशन नंबर समझ लें। मोबाइल नंबर के ना रजिस्ट्रेशन नंबर पहले गलत लिख के आएंगे मोबाइल नंबर जो भी हो। अब एक बात सुना, ये 115 BSc नॉट एप्लीकेबल। अगर एप्लीकेबल आता है ना बहुत अच्छा, भगवान का शुक्र, लेकिन 99% चांस यही है कि एप्लीकेबल नहीं आएगा, नॉट एप्लीकेबल ही आएगा। नहीं तो क्वेश्चन कहां से बनेगा। सर एक क्वेश्चन हाँ सर, ये तो फिर वो निकाल के क्या फायदा और टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन ये निकालेंगे तब ना पता चलेगा 2 लाख को क्रॉस किया कि नहीं किया। सर अगर 2 लाख से कम हो तो ऐसे वो लिख देंगे। और सर अगर 30,000 से कम होता है अमाउंट तो 30,000 से कम होता तो डायरेक्ट लिख देते, कोई चक्कर ही नहीं था। ठीक है, हाँ सही है 30,000 से कम होगा तो, लेकिन 30 से ऊपर होगा तो तेरे को चेक करना पड़ेगा कहीं 30 वाला लिमिट में तो नहीं जाना है। यस सर, समझ में आ रही बात। 30 से नीचे रहेगा तो कोई सोचना ही नहीं है, लिख देना है। डायरेक्ट लिख देना है, कोई टेंशन का बात नहीं है। हमारी बात समझ में आ रही है, ये हो गया। अच्छा यहाँ एप्लीकेबल हो जाता तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्या ही सॉल्व करना, कल यहाँ 0 डाल देना है। 115 BSc एप्लीकेबल होगा तो बाकी सारा चीज सेम कुछ समझ में आया। याद रखना बहुत सारा